सो ड्यूरिंग माई पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस जो बिगेस्ट मिस्टेक मैंने मेंस आंसर राइटिंग अपग्रेडेशन में मेजोरिटी एस्पायरेंट्स में देखी है वो ये है कि वो सीधे वैल्यू एडिशन पे फोकस करने लगते हैं। यानी कि कौन से एग्जांपल यूज़ करें, फैक्ट्स कैसे यूज़ करें, केसेस कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ें। जबकि ये वैल्यू एडिशन वाला जो अपग्रेडेशन होता है वो फिफ्थ स्टेज में आता है। इसके पहले 4 स्टेजेस हैं जिसके बारे में वो सोचते ही नहीं है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि भले ही वो देखो, फर्स्टली मेजोरिटी केसेस में तो वो वैल्यू एडिशन क्योंकि इतना वास्ट है ये सब कि वो इसी में खो के रह जाते हैं और यहीं पे ख़त्म हो जाता है मामला। और इन केस अगर वो वैल्यू एडिशन अचीव भी कर लेते हैं, यानी कि फैक्ट्स, एग्जाम्पल ये सब याद भी कर लेते हैं, स्टिल जब वो आंसर लिखते हैं तो उनको नंबर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो फर्स्ट 4 स्टेजेस हैं वो तो अभी भी रेक्टिफाई नहीं हुई है। सो आई वांट कि you don't make those mistakes. That's why I would be telling you a practical 5 stage step by step formula for upgrading your mains answer writing, ताकि आप जो भी करो उसका आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। So now here is a brief introduction of my UPSC journey. I have appeared in CSC 2020, 2021 and 2022. I have reached till the interview every time, and here I am going to decode my journey backwards for you, telling you what works, what doesn't works and how to easily achieve your IAS dream. And यहाँ पे मैं कुछ भी theoretical नहीं बताऊंगा. Everything would be practical and applicable in your UPSC journey. If you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. For exclusive resources, you can check out my website and you can also download free IS Ganga mock test, and इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। नाउ सो फर्स्टली इवोल्यूशन पाथ आपको समझना होगा कि जो ग्रेट आंसर्स होते हैं वो एकदम से कोई ग्रेट आंसर नहीं लिखता है। देर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके तहत आपके आंसर्स अपग्रेड होते हैं, वन लेयर एट अ टाइम। और उसी इवोल्यूशन पाथ को आज के इस सेशन में मैं आपके सामने काफ़ी सिंपल वे में, सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे में पेश करूँगा ताकि आप उसे अप्लाई भी कर सको एंड ड्रॉ राइटिंग से पॉलिश्ड पावर की तरफ आप जा सको ना। तो जो फर्स्ट स्टेज है आंसर राइटिंग की इम्प्रूवमेंट की वो है आपका प्रेजेंटेशन। रीज़न क्या है? जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो आपने कितने एग्जाम्पल लिखे हैं ये उसको नहीं दिखेगा, कितने पॉइंट लिखे हैं वो भी नहीं दिखेगा। उसको फर्स्ट जो 5 सेकेंड 3 सेकेंड में दिखेगा वो दिखेगा आपका प्रेजेंटेशन। अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी हेलो इफेक्ट की, अगर वो अच्छा हुआ तो एग्जामिनर विल अज्यूम योर आंसर इज गुड। और अगर वो ही बेकार हुआ तो भले आपने तो बहुत अच्छा आंसर लिखा हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई इट इज सजेस्टेड कि चेकआउट टॉपर कॉपीज और वहाँ से आप प्रेजेंटेशन तो एटलीस्ट अपना सीख लो। नॉलेज बहुत ज़्यादा होने के बाद में भी मैंने नोट करा है एस्पायरेंट्स का प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब होता है एंड कई बार मैं खुद भी चेक करता हूँ, मन ही नहीं करता उन्हें नंबर देने का। ठीक है तो जो एक्चुअल एग्जामिनर होगा, एज दे आर चेकिंग अ लॉट ऑफ कॉपीज, सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी कि नंबर नहीं मिलते होंगे। देन तो यहाँ पे आपको किस पे फोकस करना है? लेजिबल हैंड राइटिंग हो, मतलब बहुत अच्छी हैंड राइटिंग ना हो लेकिन लेजिबल हो, प्रॉपर आपकी स्पेसिंग हो, अंडरलाइनिंग हो कीवर्ड्स की, एटलीस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स की अंडरलाइनिंग हो। एग्जाम्पल अगर इफ यू आर राइटिंग दैट देन राइट एग्जाम्पल लाइक दिस so that examiner can see that basic structure should be properly organized like intro, body, conclusion, and if you are making subheadings in body then box them like this. Okay, now यहाँ पे ये क्यों मैटर कर रहा है? जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं भी है बट इफ़ यू हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स देन योर फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी क्वाइट गुड एंड हेलो इफेक्ट वुड बिगिन देयर एंड हेलो इफेक्ट वुड हेल्प यू स्कोर बेटर मार्क्स देयर। सो अगर आपको पहली स्टेज में कुछ इंप्रूव करना है एटलीस्ट अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर लो। Now, once your presentation is done, then second thing which examiner notices, like after first 3-5 second, जो दूसरी चीज एग्जामिनर नोट करता है वो ये है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा कि नहीं समझा, वेदर यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट, वेदर यू हैव एड्रेस्ड व्हाट क्वेश्चन वाज आस्किंग। ठीक है, आप
आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया वो आपने एड्रेस करा कि नहीं करा। आपने बहुत अच्छे पॉइंट लिखे बट आपने वो नहीं लिखा जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और उससे नेगेटिव इंप्रेशन और जाएगा। तो देट माइट अफेक्ट मार्किंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट आपने आंसर लिखे ना, वहाँ पे भी मार्किंग पे उस पर अफेक्ट आ सकता है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो कैसे होगा, तो मैंने पहले भी मल्टीपल वीडियोस में बताया। PYQ मेंस के आंसर्स की आप एक किताब खरीदो जिसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का बॉक्स भी बना हो। डिमांड ऑफ क्वेश्चन है ना। अब जब आप PYQ मॉडल आंसर पढ़ोगे और डिमांड ऑफ क्वेश्चन पढ़ोगे, इतने सारे PYQs की, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इतना सा, ठीक है। टॉपर कॉपी से प्रेजेंटेशन आ जाएगा, PYQ मॉडल आंसर से कंटेंट के साथ साथ डिमांड आपको समझ में आ जाएगी। ओवरऑल हाईलाइट द कीवर्ड। जो कीवर्ड था डायरेक्टिव था, लाइक डिस्कस, इवेल्युएट, एग्जामिन। इंश्योर योर आंसर डजंट डेविएट फ्रॉम द कोर थीम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन पूछा है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट लिखने हैं। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट अर्बन डेवलपमेंट, ओनली फोकस ऑन इफेक्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि सर हम कंटेक्स्ट लिख रहे थे, हिस्ट्री लिख रहे थे। दैट इज़ यूजलेस। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है। वो इंट्रो के बाद में सीधा ये देखना चाहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। डन। नाउ थर्ड स्टेज जो होगी इसके बाद में, इसको अच्छे से समझोगे आप अगर, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में हमारा प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा, वो इम्प्रूव हो गया, यहाँ पे टिक मार्क हो गया। देन नेक्स्ट 10 सेकेंड में ही विल सी वेदर वी आर एड्रेसिंग द डिमांड और नॉट। नाउ इसके बाद में एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ना शुरू करेगा। अगर यहाँ पर ही आपका अच्छा नहीं है, यानी कि प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है या फिर आपने डिमांड अच्छे से एड्रेस नहीं करी, तो हो सकता है आपने जो पॉइंट लिखे भी हों वो पढ़े ही ना जाए। इसीलिए थर्ड स्टेज पे मैंने रखा है कंटेंट को। अब यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि यू आर राइटिंग 10 to 15 क्वालिटी पॉइंट्स। लाइक 10 मार्कर में 10 पॉइंट्स, 15 मार्कर में अराउंड 15 पॉइंट्स आपको लिखने, कवरिंग मल्टीपल डायमेंशन लाइक सोशो इकोनॉमी, एथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल। बैलेंस्ड अप्रोच हो, लाइक वेर एवर यू कैन राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, and you can use the spatial spectrum gems kind of acronyms to diversify your points। and यहाँ पे मैं कुछ देखो, कुछ पॉइंट होते हैं जो जनरली सभी जगह अप्लाई होते हैं, लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, है ना। अब देखो ये, तो इस तरीके के कॉमन पॉइंट का आप कलेक्शन बनाओ, ठीक है। That would help you in boosting your answer writing speed and writing more points। Apart from that, repeated revision is required, crisp notes is required। उसके लिए मैंने स्टडी लाइक अ टॉपर प्लेलिस्ट में कंटेंट दे रखा है, तो यू कैन आल्सो चेक आउट स्टडी लाइक टॉपर प्लेलिस्ट फ्रॉम माय चैनल पेज। तो आपको कंटेंट में ज़्यादा पॉइंट लिखने पे फोकस करना है। यहाँ पे भले आप एग्जाम्पल ना लिखो एक बार को, पॉइंट ज़्यादा लिखो, क्योंकि अगर आपने 3 पॉइंट ही लिखे और उनमें एग्जाम्पल लिखे और दूसरे कैंडिडेट ने 6 पॉइंट लिखे, तो 6 पॉइंट वाले को ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा देखा गया है, ज़्यादा पॉइंट लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा पॉइंट लिखने पे फोकस करना है अभी। जैसे ही आप ज़्यादा पॉइंट भी लिख पा रहे हो, तो अब आपकी स्टेज हो गई, फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा बन रहा है प्रेजेंटेशन से, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप एड्रेस कर पा रहे हो, कंटेंट भी आप सफिशेंट लिख पा रहे हो। नाउ यू नीड टू मेक श्योर ये आपका सारे क्वेश्चंस में हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चंस में आपने ये करा, बाकी के जो 6 से लेके 20 क्वेश्चन है वहाँ पर भी आपको ये स्टेटस अचीव करना है। यानी कि आपको ये इंश्योर करना है कि इफ़ यू आर आंसरिंग 10 मार्कर इट शुड ओनली टेक 6.5 to 7 मिनट्स एंड फॉर 15 मार्कर 10 मिनट्स, एंड इंश्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर पेपर ऑन टाइम और बिफोर टाइम। समझो, जो 3 स्टेजेस में हमने करा, ये स्टेटस हमने अचीव करा एक क्वेश्चन के लिए। अब हमें इंश्योर करना है कि हम सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई कर सकें। तो क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चंस में अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। रेदर देन राइटिंग वेरी गुड आंसर इन 1 क्वेश्चन, इट इज बेटर टू राइट एवरेज आंसर इन 2 क्वेश्चंस। वहाँ पे स्कोर ज़्यादा मिलने के चांसेस है। एनीवेज वेरी गुड आपके पर्सपेक्टिव से है, हो सकता है एग्जामिनर को वो चीज़ इतनी अच्छी ना लगे, बट एवरेज तो सभी को एवरेज लग ही जाएगा।
ठीक है, तो वहाँ पे तो नंबर मिलने के चांसेस है। तो ऑलवेज मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग योर पेपर इवन विद एवरेज आंसर्स। इसके लिए फुल लेंथ टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आप अगर 10 मार्कर को 7 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे, आई कैन गारंटी यू 20 क्वेश्चंस भी आप टाइमली कंप्लीट कर लोगे 3 आवर्स के अंदर। एंड फुल लेंथ प्रैक्टिस फिर इसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप ये भी कोशिश कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है टाइम, जैसे आप 10 मार्कर लिख रहे हो एंड यू आर लाइक यू आर गोइंग टू राइट 10 पॉइंट्स एंड सडनली यू सी कि टाइम कम है और आपने 6 पॉइंट्स ही लिखे, तो बाकी अगर आप 2 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, तो आप 8 पॉइंट ही लिखो और बाकी के जो लीस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, 9th एंड 10th पॉइंट, उसको अवॉइड कर दो। ठीक है, तो ड्रॉप लीस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स, ऑलवेज राइट मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट एज योर फर्स्ट पॉइंट। ये हमेशा ध्यान रखना, हर जगह ध्यान रखना। इंटरव्यू में आंसर दे रहे हो, मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट जो आपको लगता हो पहले बोलो। ऐसे में अगर कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट को फर्स्ट में रखो। सेम इज द केस विद जीएस आंसर एंड ऑप्शनल आंसर। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल और टारगेट इज इन द फोर्थ स्टेज to ensure that we are completing our paper, we are delivering good answer in the real exam pressure within the real allocated timeline. Now fifth stage would come जहाँ पे आपको वैल्यू एडेड वेपनरी का इस्तेमाल करना है, यानी कि कमिटी नेम्स, स्कीम्स, आर्टिकल, एसडीजी, एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, मैप, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें आपको तब इनका वरी करना है। ऐसा नहीं है कि अब इनकी प्रिपरेशन ही नहीं करनी, यू शुड कीप रीडिंग दिस थिंग्स, बट ensure that your first 4 stages are done, because even if you are writing these value addition points, but अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है या आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ही मीट नहीं करी, तो आपको नंबर थोड़े मिलेंगे। या फिर आपका पेपर ही पूरा नहीं हुआ टाइम पर, क्वेश्चन ही छूट गए, तो ऑब्वियस है आपको कम मार्क्स आएंगे, है ना। या फिर आपने बहुत अच्छे से वैल्यू एडिशन करा बट पॉइंट ही बहुत ज़्यादा कम लिखे, नंबर ऑफ पॉइंट आपके बहुत कम है, तो एग्जामिनर नंबर कैसे देगा आपको। अगर 10 मार्कर में किसी ने 5 पॉइंट लिखे और वहीं 10 मार्कर में किसी ने 12 पॉइंट लिखे, तो 12 पॉइंट वाले को ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आपको ये अचीव करना है। तो ये पैरेलल में आप पढ़ते रहो, एनीवेज जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती रहेगी ये इंप्रूव होता रहेगा, बट इसके लिए वरी मत करो, पहले ये अचीव कर लो। एंड दिस इज, ये जो चीज़ है यही डिफ्रेंशिएट करती है एक 90 स्कोरर को 105 स्कोरर से इन जीएस पेपर्स। बट अभी हम 90 स्कोर तो लेकर आए, हमारा फोकस वहाँ पर है, और फर्स्ट 4 स्टेजेस वो इंश्योर कर देती है कि आपके 90 मार्क्स तो आ जाएं, फिर उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं यूजिंग अबो वैल्यू एडिशन थिंग्स टू 105 स्कोर। ओके, so overall our focus is not just on writing answer in fifth stage, और focus is on delivering impact, और वो इन चीज़ों से वैल्यू एडिशन पॉइंट से होता है। Now overall to recap it, first focus should be on presentation, proper structure, as halo effect would work in your favor. Then focus on addressing the demand so that examiner trust your brain capacity, your understanding capacity. Then write 10-15 points for 10 and 15 marker questions, content depth लेकर आओ। Then ensure you are finishing paper on time, okay, so that you are ready for the actual exam and you are not missing out any question. And finally focus on value addition, it will help you boost your score and rank. Final word is, rather than writing 10 answers a day, focus on improving your answer वन बाय वन। जो भी आपने लिखा कोशिश करो कि आप कौन सी स्टेज पे हो, भी स्टेज अपनी आइडेंटिफाई करो, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज तक धीरे धीरे करके इवोल्व हो, उस पर फोकस करो कि कैसे इसे लेवल अप करा जा सकता है। एंड if you still have any doubt, you can ask them in the comment section. If you want to learn more about mains preparation, you can check out mains strategy playlist, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। You can also download free resources from my website, and you can subscribe to this channel for more such content and share it with your friend, other aspirants who might get helped from such content. And if you really got something from this video, then like this video, it really gives me a lot of motivation to keep working like this for you all. Thanks for watching this video till the end. All the best for your preparation.